किसानवाणी के इस अंक के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने की दारी के राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास आप तक वो सब जानकारी पहुंचा सकें जो समय और उस मौसम परिस्थिति के हिसाब से जरूरी है। क्योंकि इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है यही है कि जो हमारे किसान साथी हैं उनकी आय में किस तरह से बढ़ोतरी हो, यानी उसको कम लागत पे अधिक उत्पादन हो, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। क्योंकि जब तक किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हम इस देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस वास्ते हमारे इस कार्यक्रम का यही एक उद्देश्य है कि हमारा किसान साथी खुशहाल हो। और उसमें जो हर रोज विषय लेकर मैं उस कड़ी में आज जो मुख्य विषय तो ये रहेगा कि आप अपनी फसल में जो दीमक की समस्या है वो कैसे है, उसका समाधान किस तरह कर सके। एक है कि खाद्य सुरक्षा के लिए मोटे अनाज का महत्व क्या, मौसम की जानकारी भी आपने देंगे, मनोरंजन भी करेंगे और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लिया हम कि खाद्य सुरक्षा खातिर जो मोटे अनाज का महत्व, बार बार मोटे अनाज के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। और जो वर्ष 2023 है उसे इंटरनेशनल जो है मिल्ट वर्ष भी मनाया जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोटे अनाज का महत्व जो समझ जब आया तो लगा कि हम काफी दिनों से इस चीज से वंचित थे, हम कहीं और जा रहे थे, कहीं और दौड़ रहे थे। मोटा अनाज जहां फसलों के अनुकूल है वहीं उसमें अच्छे पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी है। छोटे किसानों के लिए भी व्यवहारिक रूप से लाभ अच्छा है ये। अब आपने पता है जो मोटे अनाज में इसमें बाजरा है, रागी है, ज्वार है, मक्का है, तो उनमें पोषक तत्वों के भंडार है। उनमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन, आयरन, फोलेट, कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, अनेक तत्व उसके अंदर पाए जाए। तो इतने तत्वों से भरपूर, इतने गुणों से भरपूर इस मोटे अनाज से हम किसी न किसी कारण से वंचित थे। यानी हमें पता था लेकिन हम किसी एक भावना से ये थे ग्रस्त थे कि भाई इन न खाना, तो नहीं कहेंगे कि कम पढ़े लिखे हैं। तो इनका महत्व है, इनका प्रयोग करना चाहिए। और आपने पता है कि जलवायु के अनुकूल भी है, ये तापमान, नमी वाले हर जगह हो सके। और जो छोटे किसान है वो भी कम खर्चे पे ज्यादा अच्छा उत्पादन ले सके। तो जब आप ये सब कर लोगे तो करें किस तरह, तो कि किस तरह ये खाद्य सुरक्षा वास्ते इनका लाभ है। तो जो मोटे अनाज है तो बाकी अनाजों की अपेक्षा आप देखेंगे बड़े सस्ते हैं, तो उठा इसका मतलब है। दूसरा, एक समय में जो कहते थे कि वो तो गरीब महंगाई भोजन है, मक्की खावा भाई, बाजरा खावा, ये तो रागी खावा, तो एक धारणा थी कि भी खाली गरीबों का है। लेकिन वास्तव में यू हर एक मानस वास्तव बहुत ही पोषक है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो भारत के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसके में जो है मोटे अनाजों के उपज क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि भी हुई है। और कृषि और किसान कल्याण विभाग है, इसके साथ मोटे अनाज की जो पैदावार है 15-16 में तो ये मान लो कि 145 लाख टन तो बढ़कर या 20-21 में 180 लाख टन के आसपास हो गई थी।
और अब आप देखो कि मोटे अनाज की मांग दिन पर दिन बढ़ती जाने लगी है, क्योंकि इसमें बहुत से तत्व पाए गए हैं। जैसे हम बाजरा की बात कर लें कि शुगर से लड़ने की क्षमता है उसमें, और आपके शरीर को हस्त पुस्त रखे। और कहीं अब ये भी दाना खत्म है कि भी मोटे अनाज की खाली रोटी खानी है, तो बहुत से तरीके हैं कि थोड़ी आप उसी खीर खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, सांदा बना खा रहे हैं, बहुत से तरीके हो गए मोटे अनाज से खाने के। तो इसलिए जो आपके देश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है मिशन है, उसमें इन अनाजों का बहुत महत्व बढ़ गया है। और यही कारण है कि इनके निर्यात में बहुत थोड़ी तेज गति से इजाफा भी हुआ। और ये देख लो कि जो इनकी मांग है ये हर अवसर पर दिन बढ़ती जाने लग रही है। भारत में जो पिछले कुछ वर्षों में जो मोटे अनाजों की पैदावार है उसको बढ़ाने वास्ते भी काफी गंभीरता से चर्चा करी गई है, काफी गंभीरता से बात की गई है। जहां बात है 1918 में मोटा अनाज वर्ष मनाया, वहीं भारत के प्रयास से ही 2023 जो है मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। यानी ये मान लो कि इसकी लोकप्रियता जो है वो पूरी विश्व में हो गई है। विश्व ने समझ लिया है कि वास्तव में जो मोटा अनाज है वो मानस खातिर बहुत बढ़िया है। और इस अनाज को धीरे धीरे जो बाकी केंद्र सरकार के हैं, जैसे आंगनवाड़ी है, जो हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय के बाकी शाखाएं हैं, या स्वास्थ्य विभाग की शाखाएं हैं, तो देश के बहुत से हिस्सों में इसको वहाँ पे भी अच्छी तरह से जो है परोसा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मोटे अनाज की ये महत्व है। और उनके लगातार आहार में मोटा अनाज दिया जा रहा है। और जब से मोटा अनाज आया तो ये मानिए कि देश में काफी हद तक जो है खाद्य जो पदार्थ जो हमारी फसल है, जो वहाँ बहुत हद तक उन्होंने उसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका आदि निभाई है। तो इस वास्ते जो एक बार फिर आपने कहेंगे कि मोटे अनाज का महत्व बहुत है, बस एक छोटी सी सोच बदलने की जरूरत है। आप खाइए और उसका लाभ उठाइए और बताइए। इसमें कोई संकोच की बात नहीं कि आप मोटा अनाज खा रहे हैं कि आप लोग के कहेंगे बिलाई तो बाजरा खाया भाई, तो बाजरा खाओ तो और अच्छी बात है। आप देखो नहीं कि ब्याह में भी मक्की की रोटी साग आ गया, और देखियो वो वक्त भी आवेगा जैसे ब्याह में जो है बाजरे की खिचड़ी और बाजरे की खीर भी आवेगी, तो देख लियो अभी बिस्कुट रहेंगे। तो धारणा छोड़ दो कि जो ये गरीबा का अनाज है, मतलब कि ये कह लिए कि जो ये अनाज है ये स्वस्थ रहने खातिर बहुत जरूरी है। तो इस वास्ते मोटे अनाज का आप प्रयोग भी करें, और जो मोटा अनाज है उसका राष्ट्रीय खाद्य मिशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो ये तो मोटे अनाज की बात हुई। अब है कि जब हम अनाज और फसल की बात करेंगे तो उस सारे में मौसम का बहुत महत्व है। अगर मौसम के बारे में नहीं जानकारी होगी तो यूं मान लो आप कि आप अपनी फसल ढंग से ले ही नहीं पाओगे, खराब भी हो जाएगी। तो जब मौसम की बात हो तो देख लें आज मौसम के रिया और कल किरण की उम्मीद है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 87 और 37% रही। हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 15 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 22 मई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 21 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद 22 मई से तापमान में गिरावट, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी, बादलवाई रहने और हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 21 मई तक तापमान बढ़ेगा, अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं।
धन्यवाद। और एक प्रश्न आपने बता दें कि हम पूछ कर इस कार्यक्रम में एक प्रश्न, तो जो प्रश्न आप तक पूछ रहे हैं उसका जवाब आपने देना है रागनी के एकदम बाद। तो देना कि आपने बस आपने संदेश करना है, और संदेश करना किस नंबर पर हुआ? 94 नंबर जो है 94 221 322। एक बार बता दें 94 221 322। इस नंबर पर आप अपना जो है संदेश भेज देंगे। और प्रश्न है हमारा, गिर किस भारतीय पशु की नस्ल है? गिर किस भारतीय पशु की नस्ल है? ये जवाब आपने SMS के द्वारा, संदेश के द्वारा देना है। अब बात करें कल के कार्यक्रम में हमारे विषय की रहेगा, तो कल के कार्यक्रम में जो विषय रहेगा वो रहेगा एक तो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, ज्वार की काश्त और प्राकृतिक खेती। थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो तरल जैविक खाद है उसमें जीवामृत के है उसका प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे। ये बात है रागनी की, क्यों रागनी के पीछे आपने एकदम जो आपका सवाल का जवाब आएगा, जिसका सही उत्तर होगा हम आपने बता देंगे। तो सुनो रागनी।
फिर कर याद लाड बचपन की छुप छुप रोते तीरथ में इतना खतर मारते गोते देख लिए फिर लगी हुई फोटो शीशे में फिर मलमल धोते देख लिए हमें मिठे बोले कदे ना बोले फिर मिठे बोले कदे ना बोले इस सरात का तेजी तले कोए कंटे इस फूल चढ़ा के करीब चर्चा कर लें कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण इसके बारे में, लेकिन इससे पहले बता दें हमने आप तक प्रश्न पूछा था जो था गिर किस भारतीय पशु की नस्ल है। तो जो गिर है वो गाय की नस्ल है और ये जवाब दिया है सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र से सचिन कुमार, गांव सारसा से प्रदीप अनिल कुमार और अजराना से संजीव कुमार ने। तो एक बार कहता जो गिर है वो गाय की नस्ल है। अब बात करें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण के बारे में। एक ऐसा कार्यक्रम है जो पशु में खुरपका, मुंह पका और जो ब्रुसेलोसिस ये रोग हैं इनको नियंत्रण करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और इसका उद्देश्य यही है कि 2025 तक पशुओं में से इस रोग को खत्म करना, ताकि जो अधिक से अधिक हमारे पशु हैं, मवेशी हैं, उनकी सेहतों को ठीक करके किसानों को होने वाले जो नुकसान है उससे बचा सके। ये मान लो कि लगभग 500 मिलियन से ज्यादा पशु जिसमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर ये सब है, इन सब का टीकाकरण इसमें शामिल है। और इस कार्यक्रम पे ये मान के चलो आपकी लगभग 12,652 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की बात आई है कि इतने खर्च करके जो अपने देश के जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनमें बचावेंगे। जब उनके बचने की बात आएगी तो हमारे जो किसान हैं वो भी बचेंगे, क्योंकि पशु तो हमारे किसान रख रहे हैं। जो किसी पशु नुकसान होगा तो वो बहुत महंगे महंगे पशु हैं तो नुकसान भी किसान का होगा। तो ये और आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई टीकाकरण हो निसंकोच उस टीकाकरण में सहयोग दें और अपने पशुओं को टीका लगवाएं। और एक फोन नंबर है जो किसानों की सहायता के लिए खुला है और वो है किसान कॉल सेंटर। नंबर है
1551 यानी 1551। आप इस नंबर पर जो है फोन करके जो भी आपकी खेती बाड़ी से पशु संबंधी समस्या है वो समस्या का समाधान पास किया। तो ये फ्री है, इसमें किसी संकोच आपने नहीं करना। और ये बात करना जो हमने बात की थी कि फसलों में दीमक की समस्या, उसका बचाव। तो ये तो अपना पता है कि जो हमारी फसल है, जो फलदार हो या दूसरी हो, फलदार में जैसे नींबू, अंगूर, आम, अमरूद, चीकू, अनार, या सब्जी की बात कर लें, बैंगन, आलू, मिर्च, कोई भी है, या गन्ना, गेहूं, ये बाकी जो दूसरी फसल है, या मोटी फसल जो हमारी ज्वार, बाजरा है, या दलहनी फसल है, सोयाबीन है, तिलहनी फसल है, मूंगफली है, सरसों है, कपास है, इस तरह कपड़ा, बांस, लकड़ी, कागज, ये सारी की सारी ऐसी फसलें हैं जिन पर कोई दीमक का प्रयोग की संभावना रहे। और दीमक जो है इनके में घुस के, जमीन में घुस के इनकी जड़ों में खाना शुरू कर दे, जड़ा नुकसान पहुंचा दे। और जिनमें रिश्ते ज्यादा होंगे उतना नुकसान होगा। अंधेरे में रहने वाला कीट है, यो तेज उसे सहन नहीं करता, और भूमि के नीचे बढ़ के जब धीरे धीरे उस भूमि ने खोखला कर देगा, अब एकदम देखोगे भी ये क्या हो गया। बहुत सी इसकी जाति है, इसमें जो है वैसे कोमल मटमैले रंग का सा एक जीव है। चींटियां सी इसकी आप मिलेंगी, जिस तरह हमारी चींटियां हैं इस तरह की मिलेंगे भी। वो तो जो कहें कि इसके 5 जातियां हैं, आगे फिर इसकी जनजातियां हैं, ये पंखदारी हैं, इसमें रानी राजा भी हैं, इसमें बान जाति भी है, श्रमिक जाति भी है, सैनिक जाति भी है, हर तरह के हैं। जो तौर तक इनके है फसल चक्र का, यानी इनके जीवन चक्र का सवाल है। तो वर्षा जिस तरह शुरू हो जाएगी, मीह शुरू हो जाएगा, पंख खड़े नर मादा लाखों संख्या में सांझ के समय बाम्बी तक लिगड़ कर प्रकाश की ओर भागेंगे, और जिसमें तक जो है बहुतों को पक्षी और अन्य शत्रु खा भी जाए। जो बचे हुए पंख हैं गिर जाएंगे, नर और मादा संभोग के बाद गिल्ली माटी में गहराई में बग जाएंगे, और समय समय पर जो है वो अपने बच्चे तैयार करते रहेंगे, और एकदम से इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। जो रानी है 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, और यह लगभग रोज 30 से 40 हजार तक, और क्रोधी करी तो 80 हजार तक के अंडे दे सके। अब नु क्या कि 10 साल तक जिंदे रह सके, तो इन 10 साल तक जिंदे रहेगा लगभग 10 करोड़ अंडे दे सके। तो सोच लो कितना बड़ा परिवार इनका होगा। अब इतना बड़ा परिवार होगा तो आपकी फसल को तोड़ बचेगी। तो जरूरी है इसका नियंत्रण करना। नियंत्रण के जो तरीके हैं, एक तो यांत्रिकी का, संभव हो तो जो दीमक की जो बाम्बी है उसने ढूंढ के खोद के रानी ने नष्ट कर दे, या खेत में कभी भी कच्चा गोबर नहीं गिरा जाना किसी, जब भी कच्चा गोबर गिरोगे समझो आपने दीमक बिला लिया, खाद में सब पके गिरो। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप है उसके आसपास के खेतों में कटाई के पाछे जो अवशेष हैं कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि दीमक उनमें खावेगी और उन तो जीवित रहेगी, और उनमें इकट्ठा करके जला दे और उसने जो है जुताई कर दे, और हो सके नीम की खड़ी का खाद प्रयोग कर दे, जिससे कि जल्दी इसका नियंत्रण हो जाएगा। जहां तक सैनिक की बात करें तो हमेशा ही जिन खेतों में दीमक का प्रकोप है उसमें बीज उपचार जरूर कर लें। दोस्तों हम हर फसल में बीज उपचार की बात करें, अगर आप बीज उपचार नहीं करेंगे तो नुकसान तो रहेगा ही। ये तो हमारा हमेशा ही अब तक जो है सुझाव है कि जब भी कोई फसल लें तो उनके जो है बीज उपचार जरूर कर लें। फिर भी अगर इस तरह होगी तो जिस तरह उसका नया तरीका है, चना है तो 1 कुंटल बीज खातर जो है हमने लगभग 850 ml मोनोक्रोटोफास लेनी है, और उसने लगभग 2 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना ले और छिड़काव कर दे। कपास की बात करें तो 1 किलो बीज ने 10 मिलीलीटर जो है क्लोरोपालीपास जो है 20 EC ले लें। ये दवाई है, क्लोरो सबसे बड़ी दवाई क्लोरो है, इसका प्रयोग कर सकें, लेकिन उसके प्रयोग पर ध्यान रखो कि आप जो है हमेशा ही बीज उपचार कर ले। जो खेत में नीम की खड़ी गिर दे, और एक कोशिश करें कि कभी भी खेत में कच्ची गोबर की खाद न गिरे, न पकी गिरे,
और जिन खेतों में जो दीमक है उसके आसपास कभी भी फसल अवशेष ना छोड़ेंगे, छोड़ दोगे तो उनमें भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा तो फिर वो जिंदगी रहेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, तो आपके जो वहाँ दीमक की समस्या, प्राथमिक समस्या हम बात शुरू में खत्म करनी है, वो समाप्त हो जाएगी, फसल आपकी बढ़िया होगी। फिर भी अगर है तो मेरे सैनिक दवाई हैं, आप उनका प्रयोग कर सकें, और धीरे धीरे जो है जैविक दवाई भी आनेगी, उनका प्रयोग भी आप कर सकें। किसानवाणी के इस अंक के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के लिए आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।